गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो उम्मीद है आपने आज का लेक्चर एसक्यूसी 1 वाला अच्छे से देख लिया होगा। उसके चैप्टर के जो कंटेंट्स है उसको अच्छे से एक बार आपने गो थ्रू किया होगा। साथ में जो क्वेश्चंस है आपने उनको भी एक बार गो थ्रू किया होगा। अब एक बार चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा आपने। अब अपन क्या करते हैं, अब इसका रिवीजन शुरू करते हैं। अब जिन्होंने चैप्टर अभी तक नहीं देखा है, नहीं पढ़ा अच्छे से, वो रिवीजन बाद में देखना, पहले चैप्टर अच्छे से पूरा करना और फिर रिवीजन देखना। और जैसा कि आपको पता है कि ये क्लासें यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, तो आप इनको कभी भी देख सकते हो। एंड यूट्यूबर्स जो रिवीजन के बेसिस पे सिर्फ एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको भी यही एक रिकमेंडेशन है कि एक बार आप चैप्टर अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन अच्छे से देखना और उसके बाद इस रिवीजन सेशन को अटेंड करना। चल, तो शुरू करते हैं। एसक्यूसी 1 कौन सा है? क्वालिटी कंट्रोल वाला, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं एसक्यूसी 1। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? स्कोप देखा था। उसमें अपन ने क्या देखा था? जो एसक्यूसी 1 है वो हर टाइप के एंगेजमेंट पे क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, राइट। क्या होता है? हर टाइप के एंगेजमेंट पे। फिर वो आप ऑडिट की सर्विस दे रहे हो, रिव्यू की सर्विसेज दे रहे हो, अदर एश्योरेंस सर्विस दे रहे हो, रिलेटेड सर्विस दे रहे हो, किसी भी तरीके का एंगेजमेंट है, ध्यान रखना एसक्यूसी 1 हर टाइप के एंगेजमेंट पे क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। हमने क्या देखा था? एसक्यूसी 1 बेसिकली क्या बताता है कि जो फर्म है उनको क्या करना है? क्वालिटी से क्या करना है? कंप्लाई करना है। क्या करना है? क्वालिटी से कंप्लाई करना है। क्वालिटी का मतलब अपने क्या देखा था? जो हमारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, जो लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, जो एथिकल रिक्वायरमेंट वगैरह जो होती है, हमारी फर्म को क्या करना है? उनसे कंप्लाई करना है। इसी को क्या बोला जाता है? क्वालिटी वाला, राइट। और साथ में आपको क्या करनी है? एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इश्यू करनी है, राइट। तो देखिए एसक्यूसी 1 में अपन क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्कोप। ये हर टाइप के सर्विसेज पे क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, हर टाइप के एंगेजमेंट पे। फिर ध्यान रखना इसने क्या बोला है, जब आप एसक्यूसी 1 की रिक्वायरमेंट देख रहे हो तब साथ में आपको क्या करना है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, मतलब जो कोड ऑफ एथिक्स वगैरह है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वगैरह है, आपको क्या करना है? उनको भी कंसीडर करना है। आपको उनसे भी क्या होता है? कंप्लाई करना होता है, राइट। अब एसक्यूसी 1 का ऑब्जेक्टिव अपन देखने वाले, क्या देखने वाले हैं? एसक्यूसी 1 का ऑब्जेक्टिव। एसक्यूसी 1 क्या बोलता है कि फर्म को क्या बोलता है? आपको अपनी फर्म में एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या करना है? डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, राइट। आपको अपनी फर्म में क्या करना है? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे, राइट। अगेन, जो आपको क्या दे? रीजनेबल एश्योरेंस दे कि आपकी फर्म क्या कर रही है? क्वालिटी से कंप्लाई कर रही है, राइट। क्या कर रही है? आपकी फर्म क्वालिटी से कंप्लाई कर रही है, बराबर। क्वालिटी को अपने दो पैरामीटर पे देखा था। पहला तो क्या? जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है एंड जो लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। पहला तो आपको क्या करना है? आपको आपकी फर्म को और आपकी जो फर्म की जो पर्सनल है उनको क्या करना है? उन रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, राइट। और दूसरा, आपकी फर्म को क्या करना है? एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इश्यू करनी है, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है एसक्यूसी 1 का? आपको अपनी फर्म में एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, राइट। इट्स अ टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल, राइट। ये क्या बोल रहा है? आपको अपनी फर्म में एक इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है। यहाँ पे अपन इंटरनल कंट्रोल उसको नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे, राइट। अगेन क्या? रीजनेबल एश्योरेंस दे किसके रिगार्डिंग? आपकी जो फर्म और पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं? लॉ एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनसे कंप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, आपकी फर्म जो रिपोर्ट इश्यू कर रही है वो कैसे इश्यू कर रही है? एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इश्यू कर रही है, राइट। इन द गिवन सर्कमस्टेंस, जिस समय रिपोर्ट इश्यू होती है उस समय वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एक और चीज, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में क्या आता है? पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, राइट। पॉलिसीज जो अपन डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करना है, प्रोसीजर जो उसको इंप्लीमेंट करने में क्या होगी? काम आएगी, राइट। इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अब एसक्यूसी 1 हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता है। मतलब एसक्यूसी 1 हमको कुछ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बताने वाला है इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ एसक्यूसी 1, दैट इज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। इसके लिए हमको क्या कर रहा है? एसक्यूसी 1 कुछ रिक्वायरमेंट्स बता रहा है, राइट। क्या क्या थी? कुछ लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आना रिगार्डिंग थी, कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट, राइट। ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग थी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के रिगार्डिंग थी, राइट। एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड लास्ट वन क्या था? मॉनिटरिंग, राइट। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं लीडरशिप रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि आपको अपनी फर्म में, राइट, लीडरशिप के रिगार्डिंग आपको क्या करना है? पॉलिसी एंड प्रोसीजर से डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, राइट। अब उसका बेसिक फंडा क्या होता है? तो आपको लीडरशिप रिक्वायरमेंट में क्या करना है? ये आपके इंटरनल कल्चर की बात कर रहा है, राइट। आपको एक इंटरनल कल्चर डेवलप करना है जो डेमोन्स्ट्रेट करे, राइट, जो डेमोन्स्ट्रेट करे कि आपकी फर्म क्या कर रही है? क्वालिटी से कंप्लाई करती है, राइट। और इन एनी केस क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये जो टोन है ये टॉप लेवल से क्या होना चाहिए? मूव होना चाहिए, राइट। सबसे पहले टॉप लेवल को अपनी फर्म में ये मैसेज देना है कि हमको क्वालिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमको ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है? काम करना है, हमको लॉ एंड रेगुलेशन से क्या करना है? कंप्लायंस करना है, राइट। ये टोन कहां से सेटअप होनी चाहिए? टॉप लेवल से। तो मतलब लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप लेवल की, राइट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ में एसक्यूसी 1 क्या बोलता है? जब आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाओ, राइट, तो देखिए किसी भी टाइप का बिजनेस हो, वेदर इट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इंडस्ट्रियल, एनी टाइप ऑफ बिजनेस और इंक्लूडिंग द फर्म, हर एक बिजनेस की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, राइट। तो ये क्या बोल रहा है? देखिए स्ट्रेटेजी का मेन जो पार्ट होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रेटेजी का पार्ट भी क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना आपका क्या होगा? एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर होना चाहिए। पर आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी का कोर पार्ट क्या होना चाहिए? क्वालिटी।
आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी जो डेवलप होगी, राइट, उसका कोर पार्ट क्या होना चाहिए? क्वालिटी। बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्लियरली डेमोस्ट्रेट होना चाहिए कि क्वालिटी से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, राइट। हमको क्या करना है, इन एनी केस हमको क्या करना है, क्वालिटी से कंप्लाई करना है, राइट। मतलब हमारे ऊपर जो लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होते हैं, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, दूसरे जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, हमको क्या करना है, उससे कंप्लाई करना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जिस समय आप बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाओ तो देखिए कोई भी नया एंगेजमेंट वगैरह आएगा तो ऑफ कोर्स अपन उसमें क्या करेंगे, प्राइस वाला जो कंसीडरेशन होता है, दैट इज द कमर्शियल कंसीडरेशन, ऑफ कोर्स हमको उसको कंसीडर करना है, पर दैट विल बी द सेकेंडरी पार्ट। फर्स्ट पार्ट, प्राइमरी वाला पार्ट कौन सा होगा, क्वालिटी वाला। सबसे पहले हमको देखना है कि क्या हम क्वालिटी से कंप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। अगर वहां पे चेक बराबर है तभी हम क्या करेंगे, सेकंड फैक्टर देखेंगे, दैट इज द कमर्शियल कंसीडरेशन, राइट। तो देखिए क्या बोल रहा है, आपको एक इंटरनल कल्चर डेवलप करना है, जो क्या बोले, क्वालिटी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन आवर फर्म, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप मैनेजमेंट की, राइट। फिर ये क्या बोल रहा है, जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसका कोर पार्ट क्या होना चाहिए, क्वालिटी, बराबर। फिर इसको साथ में कुछ एग्जांपल के साथ में बताया है क्या, कि पहला तो जो कॉमर्शियल फैक्टर है वो क्वालिटी को ओवरराइड नहीं करेंगे, राइट। कॉमर्शियल फैक्टर विल ऑलवेज बी द सेकंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा, क्वालिटी वाला, बराबर। फिर ये क्या दूसरा बोल रहा है, जो इंसेंटिव वगैरह जो होते हैं, जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वगैरह होते हैं, वो हमेशा किसके बेसिस पे होंगे, क्वालिटी के बेसिस पे होंगे, राइट। एंड तीसरा क्या बोल रहा है, आपको सफिशिएंट रिसोर्सेज क्या करना है, एलोकेट करना है। अब देखिए, अब सेकंड पॉलिसी प्रोसीजर किसके रिगार्डिंग है, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। आपको इसके रिगार्डिंग भी पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाने हैं जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे, कि आपकी फर्म और उसके जो पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट और जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है उसे क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो क्या बोल रहा है, आपको पॉलिसी प्रोसीजर बनाने हैं जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे, किसके रिगार्डिंग, जो फर्म और जो पर्सनल है वो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग एथिकल रिक्वायरमेंट से क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। साथ में जो हमारे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, कोड ऑफ एथिक्स, राइट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वगैरह, राइट, आपकी फर्म क्या कर रही है, इससे कंप्लाई कर रही है। साथ में किसके बारे में डील करता है, इंडिपेंडेंस के बारे में भी डील करता है, राइट। साथ में क्या बोलता है, आपको इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग भी आपको क्या करना है, पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाने हैं, राइट, जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि आपकी फर्म क्या कर रही है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट से क्या कर रही है, कंप्लाई कर रही है। आपके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उससे कंप्लाई करनी है। साथ में आप क्या करते हो, इंडिपेंडेंस पे ना आप क्या करते हो, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज भी इंक्लूड करते हो। आप चेक करते हो जो एंगेजमेंट आप ले रहे हो या फिर जो एंगेजमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो वहां पे ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं है जो क्या कर रही है, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को क्या कर रही है, थ्रेट वगैरह पहुंचा रही है, या फिर कोई ना इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट का कोई ब्रीच वगैरह तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, एडिक्वेट एक्शन लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, या तो उस थ्रेट को एलिमिनेट करते हैं, राइट, या फिर आप क्या करते हो, उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लाते हो, राइट। उस थ्रेट को क्या करते हो, एक्सेप्टेबल लेवल तक लाते हो। आपको क्या करना है, जो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है आपको क्या करना है, उसको अपनी फर्म से क्या करना है, कम्युनिकेट भी करना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है आपको क्या करना है, अपने जो फर्म और उसके जो पर्सनल है उनको कम्युनिकेट करना है। फिर आपको क्या करना है, कोई थ्रेट वगैरह देखना है, अगर है तो अपन क्या करेंगे, उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। और ये इस पे एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकता है। क्या बोल रहा है, एटलीस्ट एनुअली आपको क्या करना है, रिटर्न कंफर्मेशन लेना है अपनी पर्सनल से, अपने एम्प्लॉय वगैरह से, कि वो क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट से क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, बराबर। और लास्ट में ये क्या बोल रहा है, आपको एक सिस्टम इंप्लीमेंट करना है जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉय वगैरह है, राइट, वो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इन रिलेशन टू द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट विद इट्स फर्म, राइट। ये क्या बोल रहा है, आपको एक सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, राइट, जिसके थ्रू क्या हो कि आपकी जो फर्म की जो पर्सनल वगैरह है वो क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए विद रिलेशन टू सर्कमस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। और अगर उसका कोई ब्रीच वगैरह हुआ है तो वो क्या कर पाए, उसको कम्युनिकेट कर पाए विद द फर्म। अब इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग एसक्यूसी 1 स्पेसिफिकली डील करता है विद द फैमिलियरिटी थ्रेट, राइट। फैमिलियरिटी थ्रेट पे क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस प्लेस कर रहा है एसक्यूसी 1। वो क्या बोल रहा है, देखिए विद द लॉन्ग रन एक अपने क्लाइंट के साथ अपना क्या होता है, एक पर्सनल रिलेशन क्या होता है, डेवलप हो जाता है, जो अपने इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट को क्या कर सकता है, थ्रेट पहुंचा सकता है। इसलिए एसक्यूसी 1 क्या बोलता है, आपको उसको स्पेसिफिकली डील करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको स्पेसिफिकली डील करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कोई फैमिलियरिटी थ्रेट वगैरह तो नहीं है। जब आप फैमिलियरिटी थ्रेट को कंसीडर करो तो आप दो फैक्टर कंसीडर करोगे, पहला तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, बराबर, दूसरा कितना टाइम हो गया है आपको उस क्लाइंट के साथ में। उसके बेसिस पर अपन क्या करते हैं, फैमिलियरिटी थ्रेट को क्या करते हैं, असेस करते हैं, बराबर। अब अगर वो थ्रेट आता है तो थ्रेट को कैसे डील करना चाहिए, एसक्यूसी 1 वो भी बताता है। जैसे कि आप इक्यूसीआर अपॉइंट कर सकते हो उसके लिए, बराबर। ऐसे हमारी फर्म का पीयर रिव्यू वगैरह भी होता है, बराबर। साथ में जो एंगेजमेंट पार्टनर है आप क्या कर सकते हो, उसको रोटेशन वगैरह भी उसका कर सकते हो, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फैमिलियरिटी थ्रेट को एड्रेस करते हैं। साथ में स्पेसिफिकली बोलता है एसक्यूसी 1 कि आपको 7 साल में, राइट, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी आपको 7 ईयर्स में एंगेजमेंट पार्टनर का रोटेशन करना चाहिए, राइट। अब ध्यान रखना, इसमें एक स्पेशल चीज अपने क्या डिस्कस करी थी कि अगर सोल प्रैक्टिशनर है, क्या है, सोल प्रैक्टिशनर है तो इसकी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि उसमें 5 साल से ज्यादा अपन कंटिन्यूस ऑडिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर फर्म का केस है तो उसमें नॉर्मली पीरियड कितना अलाउड होता है, 10 ईयर अलाउड होता है। इसलिए क्या बोलता है कि 7 साल बाद आप क्या करोगे, एंगेजमेंट पार्टनर का क्या करोगे, रोटेशन करोगे, राइट। अब
जो तीसरी जो रिक्वायरमेंट थी वो किसके रिगार्डिंग थी, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ अ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट। तो आपको उसके रिगार्डिंग भी आपको क्या करना है, पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाने हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है, जब आप कोई नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट अगर करो या उसको कंटिन्यू करने का डिसीजन लो, राइट, उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीजें कंसीडर करनी है। उससे पहले आपको कुछ चीजें कंसीडर करनी है। अगर वो सब सही हो, अगर वो सब सही हो तभी आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे, बराबर। जैसे कि क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्लाइंट की इंटीग्रिटी वगैरह देखते हैं, राइट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, हमारी जो फर्म है, जो पर्सनल है, हम क्या करते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी वगैरह को क्या करते हैं, असेस करते हैं। क्या हमारे पास एडिक्वेट टाइम अवेलेबल है या नहीं, क्या हमारे पास एडिक्वेट एक्सपर्ट अवेलेबल है या नहीं, क्या हमारे पास नेसेसरी कॉम्पिटेंस एंड स्किल है या नहीं, हम क्या करते हैं, दूसरी चीज वो करना कंसीडर करते हैं। और तीसरा हम देखते हैं क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या हम उससे कंप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। अगर ये तीनों चीजें एप्रोप्रिएट होती है तभी हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट या कंटिन्यू करने का क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, राइट। क्लाइंट की इंटीग्रिटी के लिए हम क्या करेंगे, उसके टॉप मैनेजमेंट जो होता है उसका अपने ना जो बिहेवियर वगैरह होता है, उनका जो कैरेक्टर वगैरह होता है, उनको असेस करते हैं, उनका नेचर ऑफ ऑपरेशन देखते हैं, राइट। साथ में हम देखते हैं अगर कोई है ना ऑडिटर में कोई चेंज वगैरह तो नहीं हुआ है, राइट। उसकी मार्केट में उनके बिजनेस के रिगार्डिंग, उस क्लाइंट के जो ओनर वगैरह उनकी रेपुटेशन, उनकी क्या है ना इंफॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, क्लाइंट की इंटीग्रिटी को असेस वगैरह करते हैं। फिर अपन देखिए इसमें अपन क्या बोला था, हमको पॉलिसी प्रोसीजर बनाने हैं जो हमको रीजनेबल एश्योरेंस दे, राइट, कि हमने क्या करा है, ये सारी चीजें को कंसीडर करी है। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, क्लाइंट की इंटीग्रिटी देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं क्या फर्म के पास एडिक्वेट कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। और फिर हम देखते हैं क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मान लीजिए अगर कोई इश्यू आता है, तो उसमें दो केस होंगे, या तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हमको बताना है कि हमने उस इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया, बराबर। मान लीजिए कोई कॉम्पिटेंसी वगैरह पे कोई क्वेश्चन था, तो ऑफकोर्स हमने कोई एक्सपर्ट हायर कर दिया होगा, राइट। इस तरीके से हमने क्या किया, उस इश्यू को रिजॉल्व किया। तो उस इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ऑफकोर्स उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेंस वगैरह कर सकते हो। अभी क्या बोल रहा है, एक बार एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको कोई एडवर्स इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट, ये क्या बोल रहा है, अगर एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको कोई है ना एडवर्स इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस केस में आप क्या करोगे। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, उसमें अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पांसिबिलिटी देखेंगे। क्या करेंगे, उसमें अपन अपनी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पांसिबिलिटी देखेंगे। और दूसरा अपन देखेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग, राइट। क्या हम उस केस में एक बार एक्सेप्ट करने के बाद क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। तो विड्रॉ में अपन बेसिकली बहुत सी चीजें देखते हैं, राइट। क्या विड्रॉल लीगली पॉसिबल है, राइट। अगर ऐसा कोई इश्यू आता है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उनको TCWG को कम्युनिकेट वगैरह करते हैं, क्या प्रॉब्लम वगैरह है, क्या इशू है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम विड्रॉल करने का सोचते हैं तो उसमें देखते हैं क्या पहले लीगली परमिटेड है, ओके परमिटेड है, तो अपन अगर उसके बाद अपन विड्रॉल करने का सोच रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, TCWG को कम्युनिकेट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम विड्रॉ कर रहे हैं। साथ में अपन क्या करते हैं, उनको रीजंस वगैरह भी बताते हैं, बराबर। साथ में हम क्या करते हैं, सारे इशू को डॉक्यूमेंट वगैरह भी करते हैं, बराबर। तो ये क्या बोल रहा है, जो विड्रॉल वाला जो पार्ट है वो भी ध्यान रखना, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। विड्रॉल पे भी हम क्या करते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाते हैं, एक प्रोसेस बनाते हैं, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं, राइट। हम डायरेक्टली विड्रॉल नहीं करते। तो ये क्या बोल रहा है, ये नॉर्मली कॉमन रहता है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसमें जो TCWG होते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं क्या फैक्ट्स है, और हम क्या है ना विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर हम विड्रॉल कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हमने TCWG के साथ कम्युनिकेशन किया होगा, TCWG ने कुछ हमको इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करी होगी। अगर उसके बेसिस पे उसके बाद हमको लगता है कि हम विड्रॉल कंसीडर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको TCWG के साथ डिस्कस करते हैं, साथ में हम उनको रीजंस वगैरह भी बताते हैं। फिर अपन देखते हैं क्या विड्रॉल लीगली परमिटेड है या नहीं है, मतलब क्या लॉ एंड रेगुलेशन हमको अलाउ करता है या नहीं करता है विड्रॉ करना, बराबर। उसके बाद अगर विड्रॉल परमिटेड है तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन उसमें अपनी देखते हैं रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिसने हमको अपॉइंट किया है क्या हमको उनको रिपोर्ट करने की जरूरत है, या फिर इन सम केसेस क्या हमको रेगुलेटरी अथॉरिटी को कम्युनिकेट करने की जरूरत है या नहीं। साथ में अपन क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह भी करते हैं, क्या सिग्निफिकेंट इशू अराइज हुए थे, हमने वहाँ पे क्या कंक्लूजन वगैरह फ्रेम किया, किस बेसिस पे हमने क्या हमको विड्रॉल करना चाहिए, हमने उसको कंक्लूड किया, हम क्या करते हैं, सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉलिसी किसके रिगार्डिंग थी, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग थी। किसके रिगार्डिंग थी, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग। ये क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड आपको पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है फॉर ह्यूमन रिसोर्स, राइट। मतलब आपको अपनी फर्म में एडिकेट क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना है, हायर करना है, उनको रिक्रूट करना है, राइट। उनकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, आपको उनको अपनी जो क्वालिटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है आपको क्या करना है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना है, कम्युनिकेट वगैरह करना है, राइट। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपको पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे, किसके रिगार्डिंग, आपके जो पर्सनल है वो क्या है, कॉम्पिटेंट है और कैपेबल है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, प्रॉपर HR पॉलिसी वगैरह बनाते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना होता है, जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव उसकी जो रिक्वायरमेंट वगैरह होती है हम क्या करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं कि वो उसे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। और ये एक मेन चीज है, हर एक एंगेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, एक एंगेजमेंट पार्टनर क्या करना है, असाइन करना होता है, राइट। एक क्वेश्चन था जिसमें इसका क्या था, वायलेशन हो रहा था, जिसमें पर्टिकुलर इस चीज का क्या हो रहा था, वायलेशन हो रहा था। फर्म ने किसी भी एंगेजमेंट पार्टनर को असाइन नहीं किया, सिर्फ एक ऑडिट मैनेजर असाइन करके छोड़ दिया था, राइट। तो दैट वाज द वायलेशन ऑफ द SQC 1। अब देखिए यहां तक की जो अपने रिक्वायरमेंट देखी थी वो क्या थी, बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट थी। क्या थी, बैकग्राउंड रिक्वायरमेंट। मतलब अभी तक अपने देखी है लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, अपन इंटरनल कल्चर की बात कर दी। फिर अपन ने बात कर दिया एथिकल
रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। फिर अपन ने बात कर दी एक्सेप्टेंस वर्क को लेके। अब अपन ने बात कर दी अपने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। अपन ने मतलब बैकग्राउंड सारा तैयार कर दिया, जो फाउंडेशन होता है वो सारा तैयार कर दिया। इंश्योर क्या इंश्योर करने के लिए कि हमारी जो फर्म और जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है और जो लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है उससे क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, बराबर। अब नेक्स्ट है ना हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इश्यू करनी है, बराबर। मतलब हम जो भी एंगेजमेंट ले रहे हैं तो वहां पे हम जो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू होनी चाहिए, राइट। अब साथ में हमको जो पर्टिकुलर जो भी एंगेजमेंट है हमको वहां पे भी तो इंश्योर करना है कि हमारी फर्म क्या कर रही है, जो हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है दैट इज बेसिकली द स्टैंडर्ड्स एंड द लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, उससे क्या कर रही है, वो कंप्लाई कर रही है। साथ में जो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या कर रही है, उससे भी कंप्लाई कर रही है। हमको ये चीजें भी इंश्योर करनी है। साथ में हमारी फर्म क्या कर रही है, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर रही है। हमको क्या करना है, इन चीजों को इंश्योर करना है। इसलिए क्या बोल रहा है, अब जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला जो पार्ट है आपको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाने, राइट। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि आपका जो एंगेजमेंट है वो क्या कर रहा है, तो हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कर रहा है, उससे कंप्लाई कर रहा है, राइट। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमारी जो अब ये देखिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है, एंगेजमेंट पार्टनर की, राइट। जो असाइन किया हुआ होता है ना, हमने क्या बोला था, हर एंगेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर असाइन करते हैं। अब वो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एज पर लॉ एंड रेगुलेशन हो, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की, राइट। तो यहाँ पे देखिए एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, वो अपनी टीम को डायरेक्ट करेगा, उनके वर्क को सुपरवाइज करेगा एंड लास्ट में क्या करेगा, रिव्यू करेगा उनके वर्क को, राइट। सबसे पहले वो बताएगा, डायरेक्ट करेगा किस तरीके से आपको एंगेजमेंट परफॉर्म करना है, क्या क्या आपको प्रोसेसेस परफॉर्म करने हैं, क्या क्या रिस्क है, राइट, क्या एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारी पॉलिसी, क्या हमारे पे ना इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है, क्या लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट, क्या क्या सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है, राइट। वो क्या करता है, अपनी टीम को कम्युनिकेट करता है, डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से अपने आपको अपने काम को करना है, राइट। फिर क्या होता है, सुपरविजन। सुपरविजन मतलब जिस समय वो काम परफॉर्म कर रहे हैं हम क्या करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं, क्या हमने जिस तरीके से डायरेक्ट किया था क्या काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो हमने टाइमलाइन सेट करी थी, राइट, क्या उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ द एंगेजमेंट, राइट। साथ में अपन देखते हैं क्या हमको कोई एक्सपर्ट वगैरह की जरूरत तो नहीं है, अगर कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर अराइज होता है तो हम क्या करते हैं, उनको भी है ना सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं क्या कोई कंसल्टेशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्या कोई नीचे टाइमिंग एक्सटेंड को है ना चेंज करने की जरूरत वगैरह तो नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सुपरवाइज करते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, उनके वर्क को रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ध्यान रखना, रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है ये उसकी है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिव्यू वाली, राइट, कि उसकी जो एंगेजमेंट हुआ है वो एज पर क्या हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, एंगेजमेंट परफॉर्म हुआ है, राइट। ये रिव्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की। मतलब वो देखता है क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है या नहीं लिया, राइट, क्या एडिक्वेट कंक्लूजन फ्रेम हुआ है या नहीं हुआ है, क्या एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव ना अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या लॉ एंड रेगुलेशन से कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है क्या वहां पे प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर या फिर जो दूसरे जो प्रोसीजर है क्या वो फॉलो हुए नहीं हुए, क्या एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया है या नहीं लिया है, राइट। ये सब कौन रिव्यू करता है, हमारा एंगेजमेंट पार्टनर, ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रिव्यू करना, बराबर। जब तक रिव्यू कंप्लीट नहीं होता है ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं होती है, राइट। अब तो ये हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली चेक लगा रहे हैं, इंटरनल चेक लगा रहे हैं जो हमको रीजनेबल एश्योरेंस दे, जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस है, राइट, वो क्या है, एप्रोप्रिएट हो रही है, राइट, वो लॉ एंड रेगुलेशन से क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हो रही है। जो हमारी रिपोर्ट इश्यू होगी वो भी कैसी होगी, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इश्यू होगी। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चेक लगा रहे हैं। अब इसी चीज को और एश्योरेंस को और हाई करने के लिए एक और चीज लाई गई, क्या, कंसल्टेशन, राइट, क्या लाई गई, कंसल्टेशन लाया गया, बराबर। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो टीम है उनको बोला जाता है अगर कोई डिफिकल्ट मैटर है या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स मैटर है, राइट, तो आप क्या करोगे, उसको कंसल्टेंट के साथ क्या करोगे, डिस्कस करोगे, क्या करोगे, कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करोगे, टाइमली बेसिस पे उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको है ना दी जाएगी, राइट, जिसके बेसिस पे क्या करेगा वो है ना प्रॉपर इन्फॉर्म डिसीजन आपको दे पाएगा, राइट। अब आप क्या करोगे, जो भी डिसीजन है आप क्या करोगे, उसको जो कंक्लूजन आया आप क्या करोगे, उसको डॉक्यूमेंट करोगे, उसको इंप्लीमेंट वगैरह करोगे, राइट। तो क्या बोल रहा है, आपको एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेनी है किस पे, डिफिकल्ट मैटर्स वगैरह पे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सफिशिएंट रिसोर्स है ना अवेलेबल कराते हैं, मतलब एक एडिक्वेट सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं जिसके थ्रू एंगेजमेंट टीम क्या कर सकती है, कंसल्टेंट के साथ डिस्कस कर सकती है, राइट। फिर हम डॉक्यूमेंट करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ द कंसल्टेशन, और लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा हमको क्या करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है और इंप्लीमेंट करना है, राइट। ये भी चीजें ध्यान रखना, एंगेजमेंट पार्टनर देखता है कि जो कंसल्टेशन का जो कंक्लूजन वगैरह आया था क्या वो एप्रोप्रिएट था या नहीं था, साथ में उसको क्या डॉक्यूमेंट किया गया, साथ में क्या उसको इंप्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया। अब इस एश्योरेंस को और बेटर करने के लिए, राइट, कि हमारी एंगेजमेंट प्रॉपर हो रही है, एक और चेक लाया गया, क्या, EQCR, क्या होता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोलर रिव्यूअर। ध्यान रखना लिस्टेड एंट्री के केस में ये मैंडेटरी है EQCR। अभी एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि EQCR अपॉइंट हुआ या नहीं हुआ, ये देखना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की, राइट। पर ध्यान रखना लिस्टेड एंट्री के केस में EQCR क्या होता है, मैंडेटरी होता है। अदर केसेस में डिपेंड करेगा फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स पे, फर्म की क्या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है उसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि EQCR अपॉइंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो फर्म का क्या होता है, इंटरनल डिसीजन होता है। तो लिस्टेड एंटिटी के केस में ध्यान रखना EQCR क्या है, मैंडेटरी है। अब EQCR क्या करता है, वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है, जो भी आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए थे और जो कंक्लूजन फ्रेम किया है उसका वो क्या करता है,
ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है। अब ध्यान रखना लिस्टेड एंटिटी के केस में ये मैंडेटरी है, अदर एंगेजमेंट तो डिसाइड करेगा फर्म। अब ध्यान रखना इक्यूसीआर टू बी कंप्लीटेड बिफोर इश्यू ऑफ रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, इक्यूसीआर टू बी कंप्लीटेड बिफोर इश्यू ऑफ रिपोर्ट, बराबर। जब तक इक्यूसीआर अपना रिव्यू कंप्लीट नहीं करता है रिपोर्ट इश्यू नहीं होगी, उसके रिव्यू कंप्लीट होने के बाद ही क्या होगा, रिपोर्ट इश्यू होगी। फिर ये क्या बोल रहा है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद रेस्पेक्ट टू इक्यूसीआर एंड एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब इक्यूसीआर जो मतलब कुछ है ना कंक्लूजन निकाला या फिर कोई है ना रिकमेंड कर रहा है कि ऐसा होना चाहिए और एंगेजमेंट पार्टनर उसे एग्री नहीं करता है, तो जब तक वो इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है, अगेन ध्यान रखना रिपोर्ट इश्यू नहीं होगी, अगेन ध्यान रखना रिपोर्ट इश्यू नहीं होगी। दोनों पे केस स्टडी भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। अब ध्यान रखना फर्म पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ना इक्यूसीआर। देखिए अगर इक्यूसीआर खुद ही ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर उसकी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है तो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन कैसे करेगा, राइट। तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन है, उसके लिए भी क्या करती है जो फर्म है वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाती है, जैसे कि जो इक्यूसीआर है उसको है ना एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट नहीं करेगा, इक्यूसीआर एंगेजमेंट का पार्ट नहीं होगा, राइट। मतलब जो डेली जो कंसल्टेशन होता है, राइट, एंगेजमेंट जो इक्यूसीआर है वो उसका पार्ट वगैरह नहीं होगा। साथ में हम दूसरे फैक्टर्स भी कंसीडर करते हैं, मतलब जिस एंटिटी की ऑडिट हो रही है और जिसके लिए हम इक्यूसीआर अपॉइंट कर रहे हैं, राइट, वहां पे वो एंटिटी और इसके बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को क्या कर सकती है, थ्रेट वगैरह पहुंचाती है। हम क्या करते हैं, उन चीजों को भी असेस करते हैं। अब ध्यान रखना इक्यूसीआर कौन होता है, तो सुइटेबली क्वालिफाइड पर्सन। कौन होता है, सुइटेबली क्वालिफाइड पर्सन, एक्सटर्नल और इंटरनल। पर ध्यान रखना अगर कोई टीम इक्यूसीआर है तो उसको हेड, उसको लीड कौन करेगा, एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या करेगा, उसको लीड करेगा, बराबर। इस पे क्वेश्चन आ गया था, मतलब जो इक्यूसीआर कर रहा था वो क्या था, सुइटेबली क्वालिफाइड पर्सन नहीं था, मतलब जिसकी ऑडिट वो करना चाहता था, मतलब एक एंटिटी की वो ऑडिट करना चाहता पर वो रिजेक्ट हो गई थी ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। अब ध्यान रखना अगर वो एंटिटी की ऑडिट नहीं कर सकता, वो उसका इक्यूसीआर भी, उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी वो नहीं कर सकता है, राइट। अब देखिए मेन चीज, इस पे सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि इक्यूसीआर जो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है उसमें क्या क्या चीजें कंसीडर करता है। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसीडर करेगा, आप जो रिपोर्ट इशू कर रहे हो वो उसको कंसीडर करेगा। साथ में मेन चीज इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या करता है, उसको है ना रिव्यू करता है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होता है, राइट, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं वो क्या करता है, उनको भी कंसीडर करता है। इन सब चीजों को कैसे कंसीडर करता है, वो कैसे रिव्यू करता है, आपने जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो प्रिपेयर किया, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए हैं वो क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन को क्या करता है, गो थ्रू करता है, क्या करता है, उन डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करता है, उसके बेसिस पे है ना वो क्या करता है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करता है। अब सिग्निफिकेंट मैटर के रिगार्डिंग इक्यूसीआर क्या क्या देखेगा, देखिए जो सिग्निफिकेंट रिस्क आई थी, आपने वहां पे जो सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए, राइट, आपने वहां पे जो प्रोसीजर परफॉर्म किए, बराबर, वो उसको कंसीडर करेगा। आपने जो मैटर टीसीडब्ल्यूजी वगैरह के साथ कम्युनिकेट किया वो उनको कंसीडर करता है। अगर आपने कोई मैटर रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह के साथ है ना कम्युनिकेट किया तो वो उसको भी कंसीडर करेगा। कुछ ऐसा मैटर जिसके साथ है ना कंसल्टेंट के साथ है ना उसको डिस्कस किया गया, वो क्या करेगा, उनको भी कंसीडर करेगा। साथ में जो सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए जाते हैं, राइट, वो क्या करता है, उनको भी कंसीडर करता है, बराबर। तो एक बार आप इसको रीड कर लेना, इसमें वही चीज दी हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, कौन सी, ये वाली। देखिए हमने जो ऊपर जो डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू देखा था, वहां पे जो रिव्यू की रिस्पांसिबिलिटी थी वो किसकी थी, एंगेजमेंट पार्टनर की। और जो इक्यूसीआर के अंदर जो रिव्यू की रिस्पांसिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, इक्यूसीआर की होती है, राइट। ये दोनों जो रिव्यू रिस्पांसिबिलिटी है, ध्यान रखना दोनों अलग है और दोनों ही अपनी जगह मैंडेटरी है। ईपी को, एंगेजमेंट पार्टनर को जो डीएसआर वाली जो रिव्यू रिस्पांसिबिलिटी है वो उसको डिस्चार्ज करनी होगी, इक्यूसीआर को जो इक्यूसीआर वाली रिस्पांसिबिलिटी है उसको वो डिस्चार्ज करनी होगी, बराबर। एंगेजमेंट पार्टनर ऐसा नहीं कह सकता कि इक्यूसीआर ने रिव्यू कर दिया तो मुझे रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, या फिर मैंने रिव्यू कर लिया तो इक्यूसीआर को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, राइट। इस पे भी एक बार क्वेश्चन आया था। अब है एक पॉलिसी प्रोसीजर बनाते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतलब अगर कोई एंगेजमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो और वहां पे क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब बिटवीन द एंगेजमेंट टीम, राइट, या फिर बिटवीन द कंसल्टेंट एंड द एंगेजमेंट टीम, या फिर बिटवीन द इक्यूसीआर एंड द एंगेजमेंट टीम वगैरह, अगर कहीं पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए फर्म क्या करती है, पॉलिसी प्रोसीजर्स वगैरह बनाती है, मतलब उस मैटर को किस तरीके से है ना डिस्कस किया जाएगा, उस मैटर को किस तरीके से रिजॉल्व वगैरह किया जाएगा। पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जब तक डिफरेंस को रिजॉल्व नहीं किया जाता है, तब तक है ना ऑडिट रिपोर्ट अगेन इश्यू नहीं होगी, राइट। तब तक आप अपनी रिपोर्ट इश्यू नहीं करोगे। क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिफरेंस, राइट। अगर डिफरेंस किसके बीच में है, एंगेजमेंट पार्टनर एंड इक्यूसीआर, बिटवीन द एंगेजमेंट टीम या फिर एंगेजमेंट टीम एंड द कंसल्टेंट, अगर इनके बीच में क्या है डिफरेंस है तो उसको पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा और जो कंक्लूजन आएगा आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नॉट टू इश्यू रिपोर्ट अंटिल द मैटर इज रिजॉल्व्ड। फिर नेक्स्ट क्या है, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, राइट। मतलब आप जो एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो, वहाँ पे जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, जो एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो, जो कंक्लूजन फ्रेम कर रहे हो, जो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, जिस बेसिस पे कंक्लूजन के बेसिस पे आपको क्या करना है, उन सब चीजों को डॉक्यूमेंट करना है। आपको क्या करना है, उन सब चीजों को डॉक्यूमेंट करना है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायरमेंट या फिर दूसरे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट आपको क्या करना है, उससे कंप्लाई करना है, राइट। साथ में जो डॉक्यूमेंटेशन है ये टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर हो जाना चाहिए। टाइमली बेसिस क्या दिया हुआ है, विद इन द 60 डेज ऑफ इश्यू ऑफ द रिपोर्ट, राइट।
देखिए क्या बोल रहा है, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, इसके रिगार्डिंग आपको पॉलिसी प्रोसीजर बनाना है, राइट। जो क्या बोलती है, आपको टाइमली कंप्लीट करना है आफ्टर द इश्यू ऑफ रिपोर्ट। ऑफ कोर्स रिपोर्ट इश्यू होने के बाद ही क्या होगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को क्या करता है, कंप्लीट किया जाता है। अब देखिए टाइमली बेसिस का मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ ऑडिट विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिपोर्ट, उसके 60 डेज में आपको क्या करना है, अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने पे आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है, राइट। उसको प्रिजर्व करने पे भी आपकी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको अपडेट करने के लिए भी आपको क्या करनी होती है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करने के रिगार्डिंग भी आपकी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया जा रहा है तो उसके बैकअप को लेके, उसको रिट्राइवल को लेके, उसके ओरिजिनल लेआउट को मेंटेन करने के लिए, उसके बैकअप के लिए, राइट, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, बराबर। तो ये क्या बोल रहा है, एक केस क्या है, सेपरेट रिपोर्ट, ईच रिपोर्ट एज अ सेपरेट एंगेजमेंट। मतलब मान लीजिए अगर एक ही एंटिटी का आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट एंगेजमेंट है ना, आप परफॉर्म कर रहे हो, डिफरेंट है ना रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो, तो ध्यान रखना, डिफरेंट रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो तो दोनों को क्या माना जाएगा, डिफरेंट एंगेजमेंट माना जाएगा। और जो भी रिपोर्ट इश्यू हो रही है उसके 60 डेज में आपको क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना होता है। फिर ध्यान रखना, रिटेंशन पीरियड बता रहा है, तो उसमें क्या है, 7 ईयर्स, नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, राइट। फिर जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म होते हैं। उसको सेफ कस्टडी को लेके, उसके बैकअप को लेके, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को, उसकी एक्सेसिबिलिटी को लेके, उसके रिट्राइवल को लेके, उसके ओरिजिनल फॉर्म को मेंटेन करने के रिगार्डिंग भी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फर्म की होती है। इस पे भी एक बार क्वेश्चन था, राइट। वहां पे कोई भी एडिक्वेट प्रोसीजर नहीं थे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी अगेन क्या था, एसक्यूसी 1 का वायलेशन था। लास्ट में क्या था, मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट। इस रिक्वायरमेंट के साथ में हमारा एसक्यूसी 1 क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब देखिए मॉनिटरिंग में क्या था, मॉनिटरिंग बेसिकली क्या होता है, उसमें हम देखते हैं हमने जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज डिजाइन किया और इंप्लीमेंट किए हैं, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या वो अभी भी एडिक्वेट है या नहीं, हम मॉनिटरिंग में बेसिकली वो देखते हैं, राइट। मतलब सबसे पहले अपन देखते हैं क्या वो सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई उनमें डेफिशिएंसी वगैरह तो नहीं है तो क्या वहाँ पे एडिक्वेट एक्शन लिए गए हैं या नहीं लिए गए। दूसरा अपन देखते हैं लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, या फिर जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट, या फिर जो अदर स्टैंडर्ड्स है, या फिर जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, या फिर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट की जो रिक्वायरमेंट वगैरह होती है, क्या वहाँ पे कोई चेंजेस आए हैं या नहीं आए। अगर आए हैं तो क्या वो हमारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में उसको है ना रिफ्लेक्ट किया है या नहीं किया है। मतलब जो चेंजेस आए हैं तो राइट, क्या वो सिमिलर चेंजेस हमारी ऑडिट जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज होती है, क्या वो चेंजेस वहाँ पे किए गए हैं या नहीं किए गए, बेसिक चीज। उसके बाद अपन देखते हैं जो एंगेजमेंट जो परफॉर्म वगैरह हो रही है, राइट, क्या वो एज पर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। क्या हमारे पर्सनल या फिर कोई दूसरे जो मेंबर्स है उनके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट्स वगैरह तो नहीं है, अगर होती है तो उसको भी क्या किया जाता है, एडिक्वेटली डील किया जाता है। वहां पे फिर है ना अगेन कमेटी बैठाई जाती है, अगेन वो देखते हैं कि क्या वॉयलेशन हुआ है या नहीं हुआ है एक्चुअल में, अगर हुआ है तो क्या होता है उसके रिगार्डिंग एडिक्वेट एक्शन वगैरह लिए जाते हैं। अब ये देखिए ये बहुत हाई लेवल का काम है, तो इसलिए क्या बोला है कि जो मॉनिटरिंग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये किसकी होगी, अगेन टॉप लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन सी, मॉनिटरिंग वाली। तो ये क्या बोला, देखिए जो मॉनिटरिंग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, पार्टनर की होती है, राइट, जिसके पास क्या हो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी वगैरह हो, मतलब क्या है, टॉप लेवल की। अब देखिए आपको मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग आपको पॉलिसी प्रोसीजर बनाने हैं जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे, राइट, जो आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि क्या हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस रिव्यू वगैरह हो रहा है, साथ में जो चेंजेस है क्या उसमें वो है ना शो किए हैं या नहीं किए, राइट। अभी कैसे किया जाता है, इंस्पेक्शन ऑफ द एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट, राइट, जो हम एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो प्रिपेयर करते हैं उनका अपन क्या करते हैं, मॉनिटरिंग में उसका इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज थी क्या उससे कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। हम सबसे पहले देखते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं उसका डिजाइन देखते हैं, साथ में अपन देखते हैं उसका इंप्लीमेंटेशन, एंड थर्ड अपन देखते हैं क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, साथ में जो लॉ एंड रेगुलेशन में जो चेंजेस आते हैं क्या वो उसमें अपने रिफ्लेक्ट किए हैं या नहीं किए क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में। अगर कोई न्यू डेवलपमेंट हुए हैं लॉ एंड रेगुलेशन में, स्टैंडर्ड्स में, या फिर जो रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है अगर वहाँ पे कोई है ना नए चेंजेस आए हैं तो क्या अपन ने उसको अपनी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किए हैं या नहीं किए। फिर अपन क्या करते हैं, अगर कोई कंप्लेंट वगैरह आई है, राइट, विद रिलेशन टू आवर एम्प्लॉय पर्सनल या फिर जो अदर मेंबर्स, तो अपन क्या करते हैं वहाँ पे एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। अपन देखते हैं क्या वहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, अगर होता है तो अपन क्या करते हैं वहाँ पे एडिक्वेट एक्शन लेते हैं। साथ में जब अपन उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस देखते हैं कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अपन देखते हैं उस सिस्टम में कोई डेफिशिएंसी वगैरह है या नहीं है, अगर होती है तो अपन वहाँ पे क्या करते हैं, रेमेडियल एक्शन लेते हैं। इसी के साथ अपना होता है SQC 1 कंप्लीट, राइट। अब वहाँ पे लास्ट में कुछ छोटे छोटे चीजें दी हुई है, कौन सा, एक तो था पीयर रिव्यू बोर्ड। देखिए पीयर रिव्यू बोर्ड भी कुछ नहीं होता है, ये कमेटी है जिसको ICAI ने सेटअप करी है। ये क्या करता है, अगेन हमारी जो फर्म है उसको क्या करता है, रिव्यू करता है, क्या करता है, फर्म को रिव्यू करता है, चेक करता है क्या वो उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट किए हैं नहीं किए, राइट, क्या वो क्वालिटी से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट, और वो क्या करता है रिकमेंडेशन वगैरह देती है। इसका मेन पर्पज क्या होता है, क्वालिटी को इनहेंस करना। अब ये बार पीयर रिव्यू क्या करता है, अपना काम करता है, अगर सब कुछ सही मिलता है तो एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इश्यू कर देता है, क्या करता है, एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इश्यू करता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको क्या की जाती है, नेक्स्ट डेट दी जाती है जहाँ पे वापस से क्या किया जाएगा, पीयर रिव्यू होगा। पीयर रिव्यू में भी देखना अगेन क्या होता है, वो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो क्या करता है, उनके बेसिस पे क्या करता है, वो सारे कंक्लूजन फ्रेम करता है, राइट।
तो ध्यान रखना, जो पीयर रिव्यू जो रिव्यू कर रहा है वहां पे कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है, एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। एक बार आप इसको रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अब एक नेक्स्ट था क्या, क्यूआरबी। क्या है क्यूआरबी? उसको कौन है ना सेटअप किया है, सीजी ने। उसको किसने सेटअप किया है, सीजी ने। वो भी अगेन क्या करती है, उसका भी काम कहीं ना कहीं क्या होता है, क्वालिटी को रिव्यू करना होता है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, वो क्या करता है, उसको रिव्यू करता है। उसके बेसिस पे मेंबर्स को गाइड करता है, इंस्टीट्यूट को क्या करता है, रिकमेंड वगैरह करता है कि किस तरीके से क्वालिटी को और इनहेंस किया जा सके, राइट। इसी तरीके से एक और चीज थी, कौन सी, नफरा। इसको कहा, किसके थ्रू बनाया गया, सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या किया है, नफरा को सेटअप किया है। नफरा भी बेसिकली, नफरा भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। वो चेक करता है हमारी जो फर्म है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह है, वो उससे कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। साथ में जो दूसरी जो रिक्वायरमेंट वगैरह है, हमारी फर्म उससे कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। अब एक मेन चीज ध्यान रखना, अगर जो कंपनी नफरा के परव्यू में आ रही है, राइट, जिसको नफरा रिव्यू कर सकता है या करेगा, राइट, उसको क्यूआरबी रिव्यू नहीं कर सकती है, उसको क्यूआरबी रिव्यू नहीं कर सकती। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होगी, लिस्टेड कंपनी होगी, बैंकिंग कंपनी वगैरह हो गई, राइट, इनका रिव्यू कौन करता है, नफरा करता है। तो इन कंपनीज का अगर रिव्यू नफरा करता है तो उसका रिव्यू क्यूआरबी नहीं कर सकता है, उसका रिव्यू क्यूआरबी नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस रेफर्ड बाय नफरा, अनटिल एंड अनलेस रेफर्ड बाय नफरा, राइट। तो इसी के साथ अपना एसक्यूसी 1 होता है पूरा, उसके अदर टॉपिक्स भी होते हैं पूरे। चलिए, थैंक यू, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं ऐसे 220 का रिवीजन। क्या है ऐसे 220? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। तो देखिए ये जो स्टैंडर्ड है वो एसक्यूसी 1 से क्या है, सिमिलर है। हाँ, एक मेन चीज ध्यान रखना, ऐसे 220 की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है आपकी फर्म एसक्यूसी 1 से कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है वो बोलती है कि आपको क्या करना है, आपकी फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग करनी है। तो ये एक चीज ध्यान रखना, ऐसे 220 की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है एसक्यूसी 1 पे। अब एक और 2-3 मेन चीजें, देखिए एसक्यूसी 1 था वो हर टाइप के एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है, और वहां पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, फर्म की होती है। अब जो ऐसे 220 है वो एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और यहाँ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे 220। तो देखिए ऐसे 220 डील करता है, जो हमारा ऑडिटर है, जो एंगेजमेंट पार्टनर है, उसको क्या करना है, एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है। जब वो ऑडिट कर रहा है तो वहां पे उस ऑडिट के लिए उसको क्या करना है, एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है, राइट, जो उसको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि उसकी जो ऑडिट है वो क्या कर रही है, क्वालिटी से कंप्लाई कर रही है। सिंपल चीज। अब देखिए ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है उसको क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है, राइट, जो उसको रीजनेबल एश्योरेंस दे, राइट, जो उसको रीजनेबल एश्योरेंस दे कि जो उसकी ऑडिट है वो क्या कर रही है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लॉ एंड रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट से क्या कर रही है, कंप्लाई कर रही है। दूसरा, वो जो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा है, वो कैसी रिपोर्ट इशू कर रहा है, एप्रोप्रिएट, राइट। इसके लिए उसको क्या करना है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इंप्लीमेंट करना है। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंगेजमेंट पार्टनर की। तो दैट इज सिमिलर टू एसक्यूसी 1। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी है सिमिलर टू एसक्यूसी 1, जैसे कि लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, राइट, एथिकल इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट हो गई, जो एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस वाली रिक्वायरमेंट हो गई। साथ में जाना वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स था, राइट, यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम आ जाएगा। वो वाली है ना रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाली। एंड लास्ट में क्या है, मॉनिटरिंग। तो रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस ध्यान रखना वहाँ पे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो किसकी होती थी, फर्म की। यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। तो देखिए सबसे पहला क्या है, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर को टोन सेट करना है, राइट। जो क्वालिटी वाला जो टोन है वो किसको सेट करना है, एंगेजमेंट पार्टनर को, राइट। किस लिए करना है, क्योंकि उसकी जो ऑडिट है वो क्या करे, क्वालिटी से कंप्लाई करे, राइट। तो देखिए यहाँ पे टोन सेट करना मतलब क्या है, जो मैसेज है अपनी टीम को कि आपको क्वालिटी से कंप्लाई करना है, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे एंगेजमेंट पार्टनर की। कैसे करेगा, वो है ना कम्युनिकेट करेगा रिक्वायरमेंट अपनी टीम के साथ, साथ में अपने जो एक्शन है, जो वर्क है वो क्या करेगा, उससे भी डेमोस्ट्रेट करेगा आपको क्या करना है, क्वालिटी से कंप्लाई करना है, राइट। साथ में क्या बोलेगा, आपको एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, आपको हमारी फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है आपको क्या करना है, उससे कंप्लाई करना है। अगर आपको कहीं डाउट है या फिर आपको कोई कंप्लेन है तो आप क्या करोगे, उसको विदाउट फेल आप क्या करोगे, उसको रेज करोगे, उसको कम्युनिकेट करोगे, राइट। तो क्या बोला है, जो लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की, राइट। वो इसको कैसे फुलफिल करेगा, वो है ना जो वर्क परफॉर्म करेगा वो किससे करेगा, एज पर आर लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा। साथ में वो बोलेगा अपनी टीम को आपको क्या करना है, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी से कंप्लाई करना है। साथ में बोलेगा आपको एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू करनी है। साथ में बोलेगा क्वालिटी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट इन आवर ऑडिट, क्वालिटी से किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट क्या था, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तो देखिए यहाँ पे जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करेगा, चेक करेगा क्या मेरी जो फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज थी विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस एथिकल रिक्वायरमेंट, क्या उसे कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ में जो एथिकल रिक्वायरमेंट और जो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है एज पर कोड ऑफ एथिक्स, क्या उससे उसकी टीम कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। कैसे करेगा, वो अलर्ट रहेगा थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड, राइट, वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा, राइट। और अगर उसको लगता है क्या
कि जो एथिकल रिक्वायरमेंट वगैरह है राइट उससे कंप्लायंस नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, राइट। इसी तरीके से कुछ प्रोसीजर इंडिपेंडेंस के लिए भी क्या करता है, परफॉर्म करता है। अगेन वो थ्रू आउट ऑडिट अलर्ट रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन ओपन करेगा, वो देखेगा कोई ऐसे रिलेशनशिप अगर तो नहीं है जो इंडिपेंडेंस को क्या कर रहे हैं, थ्रेट पहुंचा रहे हैं, या फिर जो मेरी इंडिपेंडेंस पॉलिसीज थी क्या उसका ब्रीच वगैरह तो नहीं हुआ है, राइट। अगर उसको ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या कि कोई थ्रेट वगैरह है, तो क्या करेगा, उसको उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। एप्रोप्रिएट एक्शन का मतलब क्या है, वो थ्रेट को या तो एलिमिनेट करेगा, फर्स्ट ऑप्शन, नहीं तो क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, राइट। अगर ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है तो क्या करेगा, वो विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर करेगा, एज पर आर विड्रॉल पॉलिसी, चेक करेगा लीगली परमिटेड है या नहीं है, वहां पे उसकी रिपोर्टिंग एंड अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट। और साथ में क्या करेगा, सारा मैटर अपनी फर्म को क्या करेगा, वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहेगा कि कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है एथिकल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, अगर है राइट, अगर ऐसा कोई नॉन कंप्लायंस उसके नॉलेज में आता है तो क्या करेगा, वहां पे एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। सेम केस चलता है इंडिपेंडेंस के साथ में भी, राइट। एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है, चेक करता है कि जो इंडिपेंडेंस की जो रिक्वायरमेंट है क्या उससे कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। कैसे करेगा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा, साथ में देखिए कोई रिलेशनशिप अगर तो नहीं है जो क्या कर रही है, थ्रेट पहुंचा रही है, राइट। साथ में देखेगा जो इंडिपेंडेंस की जो पॉलिसीज वगैरह है, कोई ब्रीच वगैरह तो नहीं हुई है, राइट। अब मान लीजिए अगर उसको कोई थ्रेट वगैरह मिलता है, राइट, जो क्या करती है, इंडिपेंडेंस को थ्रेट पहुंचा सकता है, तो क्या करेगा, वहां पे एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, या तो उसको एलिमिनेट करेगा या रिड्यूस करेगा। अगर दोनों पॉसिबल नहीं है तो विड्रॉल का ऑप्शन कंसीडर करेगा। साथ में सारा मैटर वो क्या करेगा, अपनी फर्म को कम्युनिकेट करेगा। अब देखिए जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है किसके रिगार्डिंग है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ अ क्लाइंट रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, वो चेक करेगा जो मेरी जो फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स थे विद रेस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस वगैरह, क्या वो परफॉर्म किए गए थे या नहीं किए गए थे, और क्या उसके जो रिजल्ट्स थे क्या वो सेटिस्फैक्टरी थे या नहीं थे। वो क्या करेगा, एक बार फिर से क्रॉस चेक करेगा। क्या चेक करेगा, क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक करेगा, अपनी टीम की कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी वगैरह चेक करेगा, साथ में चेक करेगा क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। और मान लीजिए अगर ये रिकरिंग ऑडिट का केस है तो देखिएगा प्रीवियस ऑडिट में, राइट, पिछले साल कुछ सिग्निफिकेंट मैटर अराइज तो नहीं हुए थे, राइट, उसका क्या इफेक्ट वगैरह। अब वो क्या करेगा, चेक करेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट क्या उसको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है जो अगर उसको पहले मिली होती तो उस केस में क्या करता, डिक्लाइन करता, राइट। तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसको बाद में, तो वहां पे क्या करेगा, वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। साथ में इस मैटर को क्या करेगा, अपनी फर्म के साथ कम्युनिकेट करेगा। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखेगा एंगेजमेंट पार्टनर की जो प्रोसीजर्स थे विद रेस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस, क्या वो परफॉर्म हुए नहीं हुए या नहीं हुए, और क्या उसके जो रिजल्ट्स थे क्या वो एप्रोप्रिएट थे, क्या वो सेटिस्फैक्टरी थे, राइट। और वो देखेगा क्या उसको बाद में कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है क्या, अगर वो इंफॉर्मेशन उसको पहले मिलती तो ये ऐसी ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस केस में क्या करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और अपनी फर्म को कम्युनिकेट करेगा। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। कुछ खास नहीं है, देखिए क्या बोलता है, ऐसे मेंबर जो हमारी एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं है, मान लीजिए एक्सटर्नल एक्सपर्ट वगैरह, तो उसकी वो क्या करेगा, कॉम्पिटेंसी चेक करेगा, कैपेबिलिटी चेक करेगा, साथ में चेक करेगा क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लॉ एंड रेगुलेशन से क्या वो कंप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, राइट, सिंपल, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्या है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट सिमिलर टू एसक्यूसी 1। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखिए, अपने क्या क्या बेसिक फाउंडेशन अपने डिजाइन कर दिया। अब हमारे एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा, जो एक्चुअली जो ऑडिट परफॉर्म होगी ना, वो क्या करेगा, उसको है ना क्या करेगा, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू करेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इसकी जो ऑडिट है वो क्या कर रही है, क्वालिटी से कंप्लाई कर रही है। सबसे पहले क्या करेगा, अपनी टीम को डायरेक्ट करेगा, फिर उसके वर्क को क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, एंड लास्ट में क्या करेगा, वर्क को रिव्यू करेगा, राइट, क्या वो सारा काम एप्रोप्रिएट है या नहीं है। अब एक मेन चीज ध्यान रखना, जो ये रिव्यू वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। और यहाँ पे एक मेन चीज क्या दी हुई है, जब तक एंगेजमेंट पार्टनर अपना रिव्यू कंप्लीट नहीं कर देता है, जब तक एंगेजमेंट पार्टनर अपना रिव्यू कंप्लीट नहीं कर देता है, तब तक आप ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करोगे, राइट। मतलब एंगेजमेंट पार्टनर का रिव्यू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। तो सिमिलर यहाँ पे इसका जो सिमिलर प्रोविजन अपन को EQCR में भी देखने को मिला था एसक्यूसी 1 में, वो भी सेम बात करता था, राइट। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू या केस स्टडी दोनों आ सकती है। नेक्स्ट कौन सा था, कंसल्टेशन, सिमिलर टू एसक्यूसी 1, कुछ भी नया नहीं है। EQCR सिमिलर टू एसक्यूसी 1, कुछ भी नया नहीं है। एंड द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसमें भी कुछ खास नया नहीं है, राइट। बस इसमें सारी चीज ध्यान रखना, ये सब कुछ कैसे होता है, एज पर आर फर्म्स क्वालिटी कंट्रोलर पॉलिसी। इसीलिए अपने बोला था SC 220 की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है SQC 1 पे। अब इसके बाद लास्ट में क्या है, मॉनिटरिंग। क्या है, मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करना जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर उसने जो इंप्लीमेंट किए हैं, राइट, क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है, राइट, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहे, या फिर क्या मुझे उसमें कोई चेंजेस जाने की जरूरत तो नहीं है, राइट। तो ये चेक करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारे एंगेजमेंट पार्टनर की। तो इसी के साथ पूरा होता है SC 220। राधे राधे।